होनी है, लिहाजा आज लखनऊ में एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई गई और रणनीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीट पर चुनाव होने हैं। अगली खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली जुड़े थे। और अगली खबर कानपुर से। कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। अगली खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि इस बार राहुल गांधी वायनाड को छोड़ सकते हैं। अब सवाल किए कि आखिर राहुल कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो सूत्र कह रहे हैं कि वे या तो कर्नाटक जाएंगे या फिर तेलंगाना। यूपी की एक सीट पर भी राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। एक खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई भी। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आखिरी खबर बॉलीवुड की दुनिया से आई। दिल को मायूस करने वाली ये खबर। आज मशहूर गजल गायक पंकज उधास का लंबी बीमारी से अस्पताल में निधन हुआ। इस खबर के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है। ये सभी खबरें इस बुलेटिन में विस्तार से होंगी। कल यूपी में राज्यसभा के लिए 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। इनमें से 9 सीटों को लेकर तो स्थिति साफ है, लेकिन 10वीं सीट पर सस्पेंस बरकरार है। समाजवादी पार्टी के यूपीए गठबंधन से लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस सीट पर काबिज होना चाहते हैं। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहले बीजेपी की 7 और सपा की 3 सीटों पर जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी के 8वें उम्मीदवार के बाद ये मामला रोचक हो गया है। पिछले कुछ दिनों में समीकरण बदला है। इस एक सीट की लड़ाई रोचक हो गई है। इसी को लेकर आज लखनऊ में राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के और एनडीए में शामिल तमाम नेता शामिल हुए। विधायकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर जानकारी दी गई। लखनऊ में आज ये एनडीए एमएलएज की मीटिंग हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे। विधानमंडल के सदस्यों से बातचीत करके, पूरा होमवर्क करके, और जो संख्या है विधानसभा की, उसका अंकगणित भाजपा के पक्ष में है। सभी 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। हमारे 8 प्रत्याशी चुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले राजा भैया ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया और बड़ा झटका भी दे दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वो एनडीए का समर्थन करने वाले हैं। राजा भैया पहुंचे हैं। सर, आज आप पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं, कहां पर आपका वोट जाएगा, किसके पक्ष में हैं आप? जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था, आपसे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी मिला, सुभाषपा के भी ओम प्रकाश राजभर भी मिले, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला, तमाम तरह के कयास थे। अब क्या उन पर विराम माना जाए? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? अरे भाई, ओम प्रकाश जी हमारे मित्र हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, उसमें क्या गलत बात है। और रही बात इसकी, जो चुनाव लड़ेगा वो संपर्क करेगा हर जगह। सर, हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ। बिल्कुल। और लखनऊ में एसपी की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर। एसपी की बैठक से कई विधायक नदारद रहे। अमेठी से एमएलए महाराजी देवी बैठक में नहीं आई। कालपी से एमएलए विनोद चतुर्वेदी भी बैठक का हिस्सा नहीं बने। कौशाम्बी से एमएलए पूजा पाल भी बैठक में नहीं पहुंची। नगर विधायक राकेश पांडे भी बैठक से नदारद हैं। कल राज्यसभा चुनाव होना है और उससे पहले मीटिंग बुलाई गई है समाजवादी पार्टी की ओर से भी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई एमएलए इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अलाउद्दीन, ये जो विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे, इन्हें लेकर क्या जानकारी है? कोई वजह भी इन्होंने बताई है या यूं ही नदारद है? देखिए, 5 बजे से समाजवादी पार्टी ऑफिस में बैठक चल रही है। करीब 2 घंटे हो गए हैं और उसके ठीक बाद यानी 8 बजे डिनर जो है का भी आयोजन है। लेकिन अभी तक पूर्व जो है मंत्री हैं गायत्री प्रजापति, जो कि जेल में है, उनकी पत्नी अमेठी से विधायक है, वो नहीं आई है। विनोद चतुर्वेदी, जिसका जिक्र आप कर रही थी, पूजा पाल जो कि कौशाम्बी से विधायक हैं, वो भी नहीं पहुंची हैं। राकेश पांडे, जिनके बेटे कल जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, वो सांसद है अम्बेडकर नगर से, वो भी जो है नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा 2 विधायकों की और भी खबर है ना आने की, तो करीब सिलसिला 4 से लेकर 6 का हो जाता है। और ना आने
एक मतलब ये है कि इस डिनर डिप्लोमेसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर वो लोग आते नहीं है तो क्या ये लोग क्रॉस वोट करेंगे, और ऐसे में अगर बिल्कुल यही सवाल है अलाउद्दीन। तो सवाल यही है कि अभी तक माना जा रहा था कि यूपी की जो 10 राज्यसभा सीटें हैं इनमें 7 पर बीजेपी कंफर्म, 3 पर समाजवादी पार्टी कंफर्म। जो बदले हालात थे उसमें माना जा रहा है अब की 8वीं सीट को लेकर लड़ाई रोचक हो गई है। आज जितने विधायक नदारद दिखे, अगर ये क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो तस्वीर क्या होगी? क्या 8वीं सीट आसानी से बीजेपी की झोली में चली जाएगी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। 34 का आंकड़ा फर्स्ट रेफरेंस का तीसरे व्यक्ति के लिए समाजवादी पार्टी के पास है, यानी पहली प्रेफरेंस का जो वोट है 34 है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और 8वें प्रत्याशी के लिए 28 जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन अगर ये लोग 4 से 5 लोग क्रॉस करते हैं तो सीधा समाजवादी पार्टी 29 पर आएगी, और 28 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो वो लोग 33 पे चले जाएंगे, यानी कि 8वां प्रत्याशी ऐसे में बीजेपी का आसानी से जीत जाएगा और समाजवादी पार्टी तीसरा प्रत्याशी होगा वो हार जाएगा। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि अगर इस तरह का आंकड़ा, यानी कि जो डिनर डिप्लोमेसी में जिन विधायकों को आने शामिल नहीं हुए हैं, अगर एक कल रिजल्ट में तब्दील होता है तो साफ तौर से समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के जीतने पर न सिर्फ संशय है बल्कि आप इस बात को मान के चले कि बीजेपी का 8वां प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत जाएगा। एक और सवाल, क्या ये बैठक अभी चल रही है? क्या लंबी चलने वाली है? क्या बाकी विधायकों को मनाने का और उन्हें इस मीटिंग में बुलाने की कोशिश हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल बैठक चल रही है, और आप मानिए कि ये बैठक अब लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन आधे घंटे अभी बैठक चलने की संभावना और है। और ठीक 8 बजे खाने का प्रावधान है, डिनर का व्यवस्था की गई है, 8 से लेकर 10 बजे तक डिनर चलेगी। तो ऐसे में अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बात की कि उनसे बातचीत करके उनको बुला लिया जाए, तो आखिर में 10 बजे तक का वक्त बहुत क्रूशियल रहेगा। लेकिन ये तस्वीर लगभग आज शाम में ही, रात में ही साफ हो जाएगी कि सुबह जो इलेक्शन होगा, जो वोट कास्ट होगा, तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा और बीजेपी बिल्कुल अलाउद्दीन, और मौजूदा सिचुएशन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ तो एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये अपने नेताओं को भी अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी, समाजवादी पार्टी की बैठक चल रही है सभी एमएलए की, लेकिन उनके 5 से 6 एमएलए गैर हाजिर हैं। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के कांटेक्ट में और शायद राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जिस तरह से आज उसका स्ट्रक्चर है, समाजवादी पार्टी ये मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जिस लोगों से संवाद करते थे, विधायकों से बात करते थे, पार्टी नेताओं के साथ संवाद करते थे, आज अखिलेश यादव जी जिस अहंकार के साथ हैं, जिस अभिमान के साथ हैं, वो और राहुल गांधी, इन दोनों की राजनीति एक ही तरह की साम्यता है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, विधायकों से संवाद नहीं करते हैं। और आज जब चुनाव नजदीक आया है तो चुनाव में विधायकों की बैठक कर रहे हैं, तो ऐसे में विधायकों का लापता हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। अंतरात्मा की आवाज पर विधायक वोट करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचित होकर के आएंगे। जी, सभी प्रत्याशी निर्वाचित होकर आएंगे। राकेश जी, विपक्ष तो यह आरोप लगाता है कि बीजेपी ही उनकी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश में, जुगत में लगी रहती है और सेंधमारी करती है, और आप कह रहे हैं कि ये उनका ही व्यवहार है कि पार्टी टूट रहा है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी के एमएलए आपके भी कांटेक्ट में आए हैं, आपकी भी बातचीत हुई है? आपको उनके मन का हाल कैसे पता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी विधायकों से अपने पक्ष में वोट की अपील करते हैं कि कैसे सभी विधायक उनके पक्ष में वोट करें और उनको वो चुनाव में विजय हासिल हो सके। मतदाताओं के साथ संपर्क करना उनका अपना अधिकार भी है। मतदाताओं से संपर्क किया गया है, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, उनसे भी संपर्क किया जाता है। सबसे अपेक्षा की जाती है कि देश के हित में एक अच्छे प्रत्याशियों का चयन हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योग्य है, कर्मठ है, जो समाज के लिए उपयोगी है, और हमें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिनके साथ है, जनता का आशीर्वाद, विधायकों का आशीर्वाद, जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद, सबका उनका आशीर्वाद उनके साथ में होगा। जनप्रतिनिधि भी समझ रहे हैं कि जनता किसके साथ है, उनके साथ ही जनप्रतिनिधि भी जाएंगे। जी, तो राकेश जी, आप कह रहे हैं कि आपके तीनों जो उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा की सीट जीतेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो 10 राज्यसभा सीट है, उत्तर प्रदेश में 7 बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी, ये सिचुएशन होने वाली है कल के बाद? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। हम 8 प्रत्याशी भाजपा ने उतारे हैं और 8 के 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की जीत के आएंगे, हमें पूरा भरोसा है। ठीक है,
राकेश जी धन्यवाद इस वक्त न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो पूरे भरोसे के साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि 8 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, 7 का आसानी से चुनना तय है और 8वें की जीत भी होगी और समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 राज्यसभा सीट जाने वाली है। समाजवादी पार्टी की मीटिंग चल रही है, अभी भी आधे घंटे और ये मीटिंग चलने वाली है, लेकिन 5 से 6 विधायक समाजवादी पार्टी के जो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये पहुंच जाएंगे। 8 बजे से डिनर शुरू होने वाला है, क्या उस वक्त पहुंचेंगे? तस्वीर पूरी तरह से अभी साफ नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये विधायक कल क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के खेमे में इस वक्त खलबली मची होगी। उन्नाव से साक्षी महाराज ने विपक्ष पर निशाना साधा। सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के डर से गठबंधन में भय व्याप्त है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत तय। मोदी के खौफ के आगे एक बड़ा इंडिया गठबंधन बना था, जिसको हमने घमंडिया गठबंधन कहा। चोर चोर सब इकट्ठे हो गए थे, कुछ तो बेल पर थे, कुछ जेल में जाने वाले थे, आज भी कुछ बेल पर हैं, कुछ जेल में जाने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे वो गठबंधन का मुख्य अंग तो माने जो मुखिया थे नीतीश कुमार जी, वही हमारे यहाँ इंडिया उसमें एनडीए गठबंधन में आ गए। तो कुल मिलाकर के ये लोग पहले भी मोदी के खूब से गठबंधन करते रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। 400 पार कह दिया है, 400 पार होगा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। स्विफ्ट कार ने दूसरी कार में जोरदार टक्कर मार दी। हाईवे से नीचे गिर गई कार, दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई है। कई लोगों के घायल होने की खबर। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। आगरा से नोएडा जाते वक्त यह हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे के इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र का ये मामला। उधर कानपुर में आज सीएम योगी ने डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन किया और इस यूनिट के उद्घाटन के साथ ही अब यहां हथियारों का निर्माण होगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम के बाद हथियारों का निरीक्षण किया। इस यूनिट के उद्घाटन के साथ ही जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस फैक्ट्री से देश भर में हथियार और कारतूस की सप्लाई होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश के डेवलपमेंट में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा माना जाता था, आज यह उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सर्वांगीण विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में विकास कार्यों के कई काम किए गए। उन्होंने लखनऊ को जाम से निजात दिलाने के कई ओवरब्रिज बनाए गए, इस बात का भी जिक्र किया और कई और ओवरब्रिज बनाए जाने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब लखनऊ की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी हो रहा है। और अनुरोध करूंगी मंडल समग्र श्री आदित्य कुमार जी से कि आगामी 2 वर्षों के अंदर मैं समझता हूं 8 या 9, 2 से लेकर 3 वर्षों के अंदर 8 या 9 और यहां पर फ्लाईओवर लखनऊ के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। जितने बने हैं 12 या 13 उसके अतिरिक्त 8-9 और बनकर यहां पर तैयार हो जाएंगे। आप सबको मालूम है ब्रह्मोस मिसाइल भी, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वह लखनऊ की धरती पर बनेगा, अब ब्रह्मोस मिसाइल भी लखनऊ की धरती पर बनेगी। आवश्यकता पड़ने पर
इधर पीएम मोदी ने आज देश के 554 रेलवे स्टेशन के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए गोरखपुर, रायबरेली और चित्रकूट। गोरखपुर में आज पूर्वोत्तर रेलवे पर अमृत स्टेशन योजना के तहत 32 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, 31 रेलवे स्टेशन के शिलान्यास और 1 रेलवे स्टेशन के उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। इन 32 स्टेशन में उत्तर प्रदेश के 25, बिहार के 5 और उत्तराखंड के 2 स्टेशन हैं। वहीं रायबरेली की 4 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिन पर 32 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन परियोजनाओं में 10-10 करोड़ की लागत से लालगंज और ऊंचाहार रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण होगा। 6-6 करोड़ की लागत से रूपामऊ व गंगागंज में अंडरपास शामिल है। चित्रकूट जनपद के चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन और मानिकपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जो करोड़ों की लागत से इन दोनों स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसकी वजह से आज चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन, करवी और मानिकपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्टेशन के पुनर्विकास शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। और पीएम मोदी ने आज देश भर में 554 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या में पीएम मोदी ने वर्चुअली कई शिलान्यास और लोकार्पण किए। अयोध्या के मोहबरा टेढ़ी बाजार रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। वहीं हलकारा पुरवा रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअली शिलान्यास किया। भरतकुंड रेलवे स्टेशन आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा। इसका भवन राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर बनाया जाएगा। अयोध्या से प्रयागराज रेलवे लाइन का दोहरीकरण और मनकापुर से अयोध्या रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। अयोध्या से रायबरेली के लिए नई रेल लाइन भी बिछाई जाएगी। उसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने की। वहीं महाराजगंज जिले का आनंदनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास के लिए पीएम मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। इस मौके पर जिले के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद थे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 10 करोड़ की लागत से आनंदनगर स्टेशन का विकास होगा। इसी के साथ जिले के लोगों को एयरपोर्ट के तर्ज पर यहां पर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा जिले भर में बन गया 4 अंडरपास का आज उद्घाटन भी हुआ। इसी कड़ी में वाराणसी के ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, वाराणसी जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला जज वाराणसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को ही फैसला ले लिया था, लेकिन वो फैसला सुरक्षित था, जो कि आज अदालत की ओर से सुना दिया गया। यानी कि पूजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई। व्यास जी को लेकर एक बड़ा फैसला, एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाए विष्णु? ये जीत या हार के रूप में मैं नहीं देखता हूँ। ये एक लीगल प्रक्रिया है। हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि वहाँ पे पूजा चालू की जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने हमारी बात को माना था 17 जनवरी को और 31 जनवरी को। आज उसी आदेश को अपहोल्ड किया माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो मुझे लगता है कि एक लीगल आर्गुमेंट था हमारा कि वहाँ पे एक रिसर्च बेस्ड, हमारी जो फैक्ट बेस्ड रिसर्च थी और जो हिस्टोरिकल रिसर्च की, उसके आधार पर आज उनकी पिटीशन डिसमिस की गई। मुस्लिम पक्षकार की क्या याचिका थी? क्या साफ तौर से वो बार बार इसका विरोध कर रहे थे और ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करने की कोशिश नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो तब चेंज किया गया जब नवंबर दिसंबर में पूजा हो रही थी, उस पूजा को रोका गया। तो मेरा ये कहना है कि जो एक लीगल इस केस की हिस्ट्री है, जो इस केस की एक चेकर्ड हिस्ट्री है कि यहाँ पे पूजा पाठ चल रही थी, उस पूजा पाठ को रोका गया। और हमने बहुत सारी एविडेंसेस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इलाहाबाद हाईकोर्ट के पटल पर, लोअर कोर्ट पे रखे हैं, जिससे साबित होता है कि वो व्यास परिवार का तहखाना है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई एम्बार्गो है। अब सुप्रीम कोर्ट आने के लिए क्या तैयारी? अगर वो आएंगे तो हम कैविएट फाइल करेंगे। इधर ज्ञानवापी तहखाना में हिंदुओं की पूजा पाठ के अधिकार पर रोक लगाने की याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है।
हमने जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ हम गए थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। अब वो फैसला आ गया है, उसकी प्रिंट निकलवा लिया है, स्टडी हो रही है, उसके बाद देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें इजाज़त मिली होगी सुप्रीम कोर्ट के जाने की तो हम सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएंगे। खबर लखनऊ से, जहां पर एनडीए विधायकों की बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। लोक भवन में विधायकों संग सीएम की मीटिंग चल रही है और बैठक के बाद डिनर में शामिल होंगे सभी विधायक। तो एक तरफ एनडीए विधायकों की मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की भी मीटिंग हो रही है विधायकों को लेकर, और 8 बजे दोनों ही खेमों में डिनर भी होना है, यानी कि डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगी। लोक भवन में एनडीए के विधायक, अब जयंत चौधरी की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है, तो उनके विधायक भी मौजूद होंगे। लखनऊ में एनडीए विधायकों की बैठक जारी है। संकेत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, एनडीए की मीटिंग के बारे में बताएं, क्या सभी विधायक पहुंचे हैं या कुछ अभी इंतजार भी कुछ का है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के विधायकों के साथ में बैठक कर रहे हैं। लोक भवन में बैठक हो रही है और सभी एनडीए के विधायक मौजूद हैं, चाहे वो सुभाषपा हो या निषाद पार्टी के विधायक हो या सुभाषपा के विधायक हो या फिर आरएलडी के विधायक हो। सभी विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी विधायकों को डिनर पर आमंत्रित किया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर रस्साकसी चल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, जहां सपा ने 3 प्रत्याशी उतारे और भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में 8वें हिस्से के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तो 8वें सीट पर भी बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो ही इस सीट को जीतने वाली है। एनडीए के सभी विधायक इस मीटिंग में मौजूद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के खेमे की बात करें तो वहां 5 से 6 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं इस ब्रेक के बाद भी।